आपको अब किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। मनीष भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और उसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक गांव है पहलवानपुर, जहाँ मेरी पैदाइश है। मेरा पालन पोषण वहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर एक जगह है मालटारी, वहाँ पर हुआ है। और वहीं से अपने ननिहाल में मैं पला बड़ा हूँ। मेरे नाना नानी के यहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की है। जो प्राइमरी और जूनियर लेवल की एजुकेशन है वो मैंने नर्सरी में हासिल की है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हुआ करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग था वहाँ। 1 रुपए में हाई स्कूल की जो फीस थी 9, 10 की, वो 1 रुपए मंथली थी। और 11, 12 की फीस बढ़ गई थी, वो बढ़ करके 2 रुपए हो गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वहीं पास में एक डिग्री कॉलेज था, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी करने आया, पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया, कंप्लीट किया। उसी दौरान मैं आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के बारे में जान पाया, जुड़ा। और वहाँ के उनके डिबेट डिस्कशन के कार्यक्रम में उनका एक परिवेश फोरम है हमारा, जो पोएट्रीज वगैरह करता है, नाटक, तब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ करता था। इस तरह की तमाम मल्टीपल एक्टिविटीज में शामिल होने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ से धीरे धीरे एक कंडीशनिंग, एक लर्निंग होती गई। और अब धीरे धीरे बाद में फिर जब पीएचडी में मैं एनरोल्ड हुआ कोविड के बाद, तो फिर मैं उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया, एक सेक्रेटरी हुआ इलाहाबाद यूनिट का। धीरे धीरे उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आइसा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और उसी जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ अनशन पे बैठा हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके आसपास की ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आपने ये विचार चुना और माना कि यही विचार सबसे अच्छा है। एक्चुअली बहुत शुरुआती दौर में इस तरह का कोई चुनाव वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर था कि हमारे घर, चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और तो इसलिए बहुत सी हार्डल्स हम लोगों को झेलनी पड़ी। उसमें मतलब बाकी ढेर सारी तरह की समस्याएं जो होती हैं। एक आप सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, तो आपको ढेर सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो उन सारी समस्याओं को झेलते हुए हम लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है। तो एक ये तो हमेशा से रहा है कि ये जो सिस्टम है वो बदलना चाहिए। ये सिस्टम बदल करके कैसा हो, इसका जो पूरा ब्रॉडर आइडिया है वो जब मैं आइसा, या यूं कहें मैं ग्रेजुएशन में जब आया, जब मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, मैंने और भी दूसरी फिलॉसफीज, उदारवाद और इस तरह की सारी चीजें पढ़ी, पूंजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इन सारी फिलॉसफीज को पढ़ी, तो वहां से एक खाका बन गया, तैयार हुआ। फिर बाद में जब मैं पीजी में आइसा की एक्टिविटीज को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि ये रास्ता, ये संघर्षों का रास्ता वहां तक जाते हुए प्रतीत हो रहा है। तो फिर मैं वहां से जुड़ गया। तो मतलब आसपास की अपनी रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं उन सबको झेलते हुए, परिवार की नहीं, मतलब आप एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि के हों, आपको समाज में जिस तरह की समस्याएं झेलने पड़ती हैं, उन सबको झेलते हुए आपकी जो कंडीशनिंग होती है, उसी तरह की कुछ कंडीशनिंग हुई है, जिसके कारण ये उत्कंठा शुरू से थी कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, इसको बेहतर बनाया जाना चाहिए। और हमेशा एक यूटोपियन आइडिया, एक बेहतर दुनिया होनी चाहिए जहां पर इस तरह का डिप्रीवेशन न झेलना पड़े, जहां पर इस तरह का अवहेलना न झेलनी पड़े। तो वो रहा है, वही फिर आगे चल करके एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ हमको जोड़ता है। ये डिस्क्रिमिनेशन, अवहेलना, ये सब चीजें क्या आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में नजर आई? एक अलग तरीके का ग्रुप बनता है कि ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ये ओबीसी के आते हैं, ये स्वर्ण के आते हैं, और कॉलेज में इस तरीके के कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं और वहां से अलग तरह की विचारधारा शुरू होती है जो हमको अपने अपब्रिंगिंग पे दोबारा से सोचने पे गौर करते हैं। तो ऐसा आपके ग्रेजुएशन में या फिर पढ़ाई के दौरान आपने कुछ ऐसा महसूस किया? ऑब्वियसली ये तो होता ही है। अगर आप मतलब हम लोग जिस समय में रहे हैं उस वक्त अर्ली एजुकेशन के दौरान चीजें इसी तरह की थी। आइसोलेशन,
कास्ट स्लर, ये सब तो फेस करना ही पड़ता था। उसमें एक्शन जैसा कुछ नहीं होता था, उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ना था और उसी तरह से हम लोग बढ़े हैं। बाकी जो दूसरी समस्याएं थी, जब चीजें हद से ज्यादा गुजरती थी तो उसमें फिर उसको लेकर के जो लीगल रेमेडीज है उसका सहारा लिया जाता था। बाकी हमारी फैमिली ओवरऑल जो सोशल उस तरह की हायरार्की को जो फेस करती है, उससे हम ज्यादा वो हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे हम लोगों की बहुत सी जमीनें छीन ली गई, बहुत हैरेस किया गया। और मतलब आप समझिए कि मेरे यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि मेरे नाना की जमीनों का बड़ा हिस्सा उनसे दान करा लिया गया और उनके पास रहने के लिए खुद घर नहीं बचा। तो इस तरह का जो सोशल मतलब डेवलपमेंट हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी जमीनें छीन ली गई हैं और अब आपके पास रहने के लिए घर नहीं है। और बाद में बसपा की गवर्नमेंट में पट्टा हुआ जमीन, उस पर हमारा घर मकान बना हुआ है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आप मतलब इस व्यवस्था में बहुत कुछ ठीक नहीं है और इसको बदलना चाहिए। उस तरह की तमाम लड़ाइयाँ शुरू से हम लोग लड़ते रहे, लड़ाई जारी है। ये चीजें एक्चुअली ये कह रहे हैं, एक्चुअली ये प्रूफ में, मगर ये कभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं बनता कि कैसे दलितों को उनकी जमीन हड़प ली गई, किस तरीके से दी हुई जमीन जो बंटवारा हुआ था स्वतंत्रता के बाद जमीनों का, उनको किस तरीके से दोबारा हड़पा गया। एक लंबी प्रक्रिया रही है उस मामले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्यूडल टेंडेंसीज के लोग थे उन लोगों ने जबरन जमीन का, हमारे नाना की जमीन का दान लिखवा लिया, जबकि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कोई इस तरह का डीड साइन नहीं कर सकता, कोई दान नहीं दे सकता अपनी जमीन का, जिसके पास और कास्ट में नहीं दे सकते। अपर कास्ट को। हाँ। हमारे नाना लोअर कास्ट के थे, उनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें खेती करते थे और उनका अंगूठा लगवा करके एक दिन आए पूरी फोर्स लेकर के और कहे कि ये जमीन खाली करो, जमीन आपने दान दे दी, और उनको वहां से भगा दिया गया। तो ये जो मतलब एक तो जमीन का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिस पर सर्वाइवल हो पाता है, उसको भी छीन लेना, है ना। इस तरह की सफरिंग रही है हमारे परिवार में, ये इस तरह की कहानियां और सब सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। तो वहाँ से इस सिस्टम को चेंज करने, इसके खिलाफ लड़ने, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक गुस्सा शुरू से रहा है, उसको एक जगह आइसा के इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है जहाँ से हम लोग इसको फोल्ड करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये आंदोलन करने का तरीका कहीं बासी हो गया और इसमें कहीं जान नहीं आ रही है, लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन करने का हमारा जो तरीका है, हम लोग प्रतिरोध के जितने भी फॉर्म तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों का उपयोग करते हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर के अनशन, भूख हड़ताल पे तो हम लोग बैठे हुए हैं, आज 9 दिन हो गए हम लोग भूख हड़ताल पे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक प्रतिरोध की जो धारा है, जो साहित्यिक प्रतिरोध की धारा है, उस धारा में भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवेश हमारा एक फोरम है जहां हम उस तरह उन कविताओं को, उन कहानियों को, उन लिटरेचर को जगह देते हैं जिसमें हमारे समाज की पीड़ा, तकलीफ, दुख या समाज में उन सारे सवालों को एड्रेस किया जाता है जो शायद मुख्य मीडिया में या मुख्य धारा में जिनकी चर्चा नहीं होती है। तो साहित्य के भी जो दूसरे प्रतिमान हैं या समाज के विविध तरीकों से प्रतिरोध को दर्ज करने की जो रवायत है, उन सारी रवायतों का हम लोग प्रयोग करते हैं और उन सब में जहाँ से भी हमको ज़्यादा वो एक बड़ा वो स्पेक्ट्रम मिल सकता है, हम उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रतिरोध कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है। प्रतिरोध तभी होता है जब समाज में उसके ज़रूरत होती है, बिना जरूरत के कोई प्रतिरोध नहीं खड़ा होता। आज ये प्रतिरोध इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि 22 बच्चों ने आत्महत्या की है, लाखों परिवार प्रताड़ना झेल रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है और इस पूरे सिस्टम से लोगों का विश्वास उड़ गया है। पेपर होगा तो सही होगा कि नहीं, फेयर होगा कि नहीं। आज स्थिति इस कदर मतलब खराब हो चुकी है कि अगर वो कोई एग्जाम होता है और उसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है तो लोग उसे शंका की नज़र से देखते हैं, जिसका मतलब है कि पेपर लीक हो गया होगा। तो इस सिस्टम की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो इस बदहाली के कारण यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो उस दौरान जो जितनी तरीके से आप आंदोलन में एक्टिवेट हो जाते हो,
उस दौरान चुनाव में कहीं क्या कमजोरी है, वहां पे एक्टिवेट नहीं हो पाते? क्या आयशा का मानना ऐसा है कि राजनीति अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पे आप एक हाथ में राजनीति या दूसरे हाथ में आंदोलन लेके चल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आइसा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बतौर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम शिक्षा, लोकतंत्र और प्रगतिशील मूल्यों की बात करते हैं। और विश्वविद्यालयों से लेकर के उन तमाम कॉलेजेस में हम ये कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को एकजुट किया जाए, यूनाइट किया जाए और उन्हें सही विचार के साथ खड़ा किया जाए। जहाँ तक बात आती है चुनाव की, तो हम लोग जो विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ छात्र संघ रहा है, या आज भी जहाँ जहाँ छात्र संघ है, उन सब जगहों पर चुनाव लड़ते हैं। इलाहाबाद में, जेएनयू में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ भी रहा है, तो चुनाव तो हम लड़ते हैं, हम उसका हिस्सा रहे हैं। और रही बात जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो चुनाव जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका नाम है सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल के अभी वर्तमान समय में दो सांसद हैं, और विधायक भी हैं अलग अलग स्टेट से। तो अलग अलग जगहों पर जहां हमारी मजबूत स्थिति है वहां हम चुनाव लड़ते हैं, और जहां हमारी उस तरह की मजबूत स्थिति नहीं है वहां हम उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो फांसीवाद के खिलाफ खड़ी हो, पूंजीवाद के खिलाफ खड़ी हो, साम्राज्यवाद के खिलाफ बोल रही हो। ये ठीक बात है कि जहां हमारी स्थिति मजबूत नहीं है वहां हमें मजबूत करनी है। ये जिम्मेदारी हम पर है, हम युवाओं पर है, और तमाम युवाओं को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। हम उनसे अपील भी करते हैं, लेकिन जहां जहां हमारी मजबूत स्थिति है उन जगहों पर लड़ते हैं, चाहे वो देश का जो भी स्टेट हो। उन स्टेट में हमारी जो जो एक मजबूत जहां भूमिका रहती है वहां पर हम लड़ते हैं। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वो वर्ग 80-85% आबादी का है, और आप मुझे गिना रहे हो कि 2 सीट आपकी संसद में है, तो ये जाहिर से लगता है आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस वर्ग को, उस बड़े वर्ग को, और आपका रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, तो ये तो कहीं से जायज नहीं है। देखिए, इस देश में राजनीति को सिर्फ इलेक्टोरल गेन और लॉस के नजरिए से देखना मुझे लगता है कि एक नैरो नजरिया है। राजनीति एक बहुआयामी परिदृश्य है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। ठीक बात है, इलेक्टोरल एक महत्वपूर्ण पोजीशन है, उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। अब दलितों की राजनीति बसपा जैसी पार्टी करती है, और वो 15-16% कंस्टिट्यूट करते हैं, लेकिन आज उनके लोग नहीं है, पूरे पार्लियामेंट में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो खत्म हो चुके हैं। उनका एक आधार है, सामाजिक आधार है, उसके आधार पर उनकी राजनीति चलती है। उसी तरीके से हम लोग आप देखें कि देश में आंदोलनों की जो राजनीति है, अगर उसमें आंदोलनों की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम तलाशा जाएगा तो सीपीआईएमएल सबसे प्रमुख भूमिका में होगी। आप देखिए, इसी प्रोटेस्ट में, सीजेपी के जिस आंदोलन में हम लोग बैठे हुए हैं, जब 6 जून को इसका पहला प्रोटेस्ट होता है, तो हमारे सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ मौजूद होते हैं। वो इसलिए मौजूद होते हैं कि हम इस तरह के जितने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं उनको गति दिया जाए, उनको ताकत दिया जाए। और ये जो फासिस्ट रिजीम है, जो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करती, लोगों के राइट्स छीन करके, लोगों को ड्यूटी बाउंड करके एक तरीके से गुलाम बना देना चाहती है, तो उसके खिलाफ आंदोलनों की राजनीति का वो हिस्सा है। और चाहे इस तरह के जितने आंदोलन हो, सीएनआरसी हो गया, किसान आंदोलन हो गया, एनईपी को लेकर के, आप देखिए कि जो बदहाली शिक्षा व्यवस्था की है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण है। और उसके खिलाफ अगर देश भर में किसी ने आंदोलन छेड़ा है, किसी ने मुहिम छेड़ी है, तो हम ही लोग उस सवाल को लेकर के मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाई है, तो आपके पास कौन सी नई पॉलिसी है, इससे बढ़िया पॉलिसी, किस विचार पे बात हो रहा है, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि वो एक ब्रॉड पॉलिसी है जो 3 साल के बच्चे से लेके आपको आंगनवाड़ी से लेके आगे तक लेके जाती है, और वो बोलती है कि सिर्फ आपको मतलब ये नहीं है कि आप किताबी बनो, आप समाज को समझो, चीजों को करो, जैसा भी हो, मतलब आपके पास उसका अल्टरनेटिव क्या है? शायद इन्हीं सब मखमली बातों के कारण सोनम वांगचू जी भी ये बात कह बैठे कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसको सही से लागू नहीं किया जा रहा है। हकीकत उसकी ये है, उसमें सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर जो हिंदू वैदिक ज्ञान परंपरा है उसको थोप रही है। मतलब एक तार्किक ज्ञान परंपरा की बजाय, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बजाय, एक खास रिलीजन
और एक खास पर्टिकुलर रीजन के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात ये कि शिक्षा पर जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी में होनी चाहिए, सरकार के पैसे पर। मुंशी प्रेमचंद का एक बड़ा फेमस कोटेशन है कि ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी में होनी चाहिए। तो कहाँ तो शिक्षा को और फ्री करना था। इस देश जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है, विश्वगुरु हो गए हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इसके उलट नई शिक्षा नीति में बात है, सरकार कह रही है कि विश्वविद्यालय अपना खर्च अपने से देखें। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। बच्चे 60 लाख से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में और करोड़ों बच्चों ने पूरे देश भर में पढ़ाई लिखाई से अपना नाता तोड़ लिया। एक तरफ हम मंगल पे जा रहे हैं और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये हाल कर दी है, ये शिक्षा नीति के कारण है। और इस तरह की बहुत सी चीजें कह रहे हैं कि हम एजुकेशन को डिजिटल मोड में ले आएंगे, अब इस यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से पढ़ लीजिए। तो जो डेवलपमेंट इस समाज में हुआ है पिछले 60-70 सालों में आजादी के बाद, जिसमें जाति की, लिंग की, धर्म की, वर्ग की बेड़ियां टूटी हैं विश्वविद्यालयों में जाने के बाद, ये फिर से उसी तरह की बेड़ियां तैयार करना चाह रहे हैं, उसी तरह की दीवार खड़ा करना चाह रहे हैं। और इसीलिए वो विश्वविद्यालयों को बंद करना चाहते हैं, जहां से रोजगार खत्म हो जाएगा, जहां शिक्षा कोई रोबोट दे रहा होगा आपको आने वाले समय में, इस तरह का वो लेकर के आ रहे हैं। और सोशल जस्टिस की तो कोई बात ही नहीं है। विश्वविद्यालयों में कौन लोग पढ़ाएंगे, कौन रहेंगे, किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, नहीं रहेगा, उस पर एक सवाल नहीं, एक जिक्र नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सी दर्जनों बातें हैं। आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि इजी एग्जिट और एंट्री है, यानी आप बीए 1 साल का भी करेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। क्यों भाई, पढ़ाई कंप्लीट क्यों नहीं करेंगे? इनकी चिंता ये नहीं है कि बच्चे को हम पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे, ये कह रहे हैं कि आप अगर 1 साल का भी बीए करेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। यानी जो ड्रॉप आउट रेट इस देश में बढ़ता रहा है, जो चिंता रहा है, जो कलंक रहा है इस देश के लिए, ये कह रहे हैं कि अब वो कलंक नहीं रहेगा, वो अच्छी बात रहेगी। तो ये देश नई शिक्षा नीति इस देश को गर्त में लेके जा रही है। इसके पहले की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बनी थी, उसमें यह था कि शिक्षा पर जो खर्च होगा बजट का 10% होगा, और इसीलिए हम लोग नारा लगाते थे शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। ये इन्होंने कहा है कि अब हम शिक्षा पर कम खर्च करेंगे, 6% खर्च करेंगे। तो ये जो पूरी बदहाली है वो इसीलिए है क्योंकि सरकार उस पर खर्च करने से पीछे भाग रही है। और इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में, जहाँ गरीब तबके से, कमजोर तबके से लोग आकर के शिक्षा हासिल करते थे, जहाँ पीएचडी की मेरी फीस अभी 500 रुपए है, अब वो फीस बढ़ करके एडमिशन फीस 20,000 हो गई है और एनुअल फीस 5,000 4,000 वो अलग से। तो लगातार शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और विश्वविद्यालयों को अशोका, गलगोटिया, अमेठी के तर्ज पर ढाला जा रहा है ताकि जिनके पास पैसा हो वही पढ़ पाए, जिनके पास पैसा ना हो बाहर चले जाए। जितना आप शिक्षा को बोल रहे हो, तो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है और लगातार हो रहा है, ठीक है। और बाजारीकरण को लेफ्ट से ज्यादा कोई अच्छी तरीके से समझता नहीं, उस पर कोई प्रहार नहीं करता है। तो शिक्षा व्यवस्था में 10% का खर्चा आप करवा लो, व्यवस्था क्या होगी, आदर्श व्यवस्था क्या होगी? क्या वही एनईपी से पहले की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी अच्छी थी, या आपके पास कोई नया अल्टरनेटिव है जिसपे डिस्कशन हो सकता है? देखिए, असल मसला इस देश में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है। उसकी चिंता ये नहीं है कि इस देश के बच्चे पढ़ पाए, उनके हाथों में काम मिले, उनका जीवन बेहतर हो, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। इनका फोकस है कि अडानी को कैसे 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी जाए, कैसे हसदेव का पूरा जंगल दे दिया जाए, कैसे जितनी माइंस है उनके हवाले कर दी जाए, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को इनको दे दिया जाए। अडानी और अंबानी के हवाले देश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आप एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है आप उसको बढ़ाइए। ये 1% के आसपास खर्च करते हैं शिक्षा पर। ये जितना टारगेट इन्होंने दिया है एनईपी में 6%, अगर उतना भी खर्च करते तो बड़े लेवल पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाता है, लेकिन उतना भी नहीं खर्च करते हैं। तो हम बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि शिक्षा पर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। कारपोरेट पर 1% टैक्स लगा देते तो हर जिले में जेएनयू खुलता, हर जिले में एम्स होता, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होता, बेहतर सबको घर, सबको दूसरी सुविधाएं मिल रही होती। तो ये सवाल हमको, ये इस बात हमको समझनी होगी कि कारपोरेट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज हैं
उससे अदानी और अंबानी को फायदा होगा। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 1% इस देश के लोगों के पास 70% रिसोर्सेज पर उनका कब्जा है, चूंकि पॉलिसी उनको फेवर कर रही है। अगर पॉलिसीज बड़े हिस्से को, मासेस को फेवर करेगी, जनता को फेवर करेगी, कारपोरेट पर टैक्स, हम एक सोशलिस्ट नेशन इसीलिए थे, आइडिया ये था कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, गरीबों पर खर्च करेंगे। आज उल्टे हो रहा है, सबसे ज्यादा जीएसटी हमसे वसूली जा रही है, अमीरों को छूट दी जा रही है, लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके उनको सब कुर्बान कर दिया जा रहा है। तो ये नीतिगत जो बदलाव है, ये जो इनकी जो पॉलिसी है, इसके कारण देश गर्त में जा रहा है और इस पॉलिसी को हमको बदलना है। उसके लिए पहले इन सत्ता को बदलना होगा और जो भी आए उसको मजबूर करना होगा कि वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन, घर, मकान, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वरना उसे भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। 9 दिन हो गए आपको खाना बिना खाए, ठीक है, पानी पे आप जी रहे हो, तो अब क्या अंदर से क्या वो इंस्पिरेशन है, क्या वो जादू है, क्या वो पावर है जो आपको अभी तक जगाए पड़ी है, और अब कितना और इसको खींच सकते हो? क्या आपका इरादा है? अंदर खाने खबर आ रही है कि पुलिस एक्शन लेने वाली है। अगर पुलिस एक्शन लेती है भूखे लोगों पे, तो फिर आगे का आपका क्या प्लान है? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे कि कितना उनमें दम है, उनके दमन में। देखते हैं, आए ये भी देखेंगे और देश देखेगा। अल्टीमेटली तय जनता को करना है, इस देश को तय करना है। लोग देख रहे हैं, है ना। आज अगर वो एक्शन लेते हैं तो अभी सिर्फ ये जंतर मंतर को हो रहा है, तो देश भर में होगा, इनको टिकने नहीं देंगे। ये भूख कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक? देखिए, भगत सिंह 115 दिन तक किए थे, अभी तो हम 15 दिन में नहीं किए। जब तक शरीर साथ देगा तब तक करेंगे। शुक्रिया, जिंदाबाद।